Hello students, in continuation with the chapter फेडरलिज्म। देखिए फेडरलिज्म मैंने आपको फीचर्स अपने लास्ट लेक्चर में बताए थे। फीचर्स के साथ मैंने आपको ये भी बताया था दैट व्हाट मेक्स इंडिया। अब ये बताने जा रही हूँ कि इंडिया को फेडरलिज्म आप कैसे कह सकते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर वंस अगेन स्टूडेंट्स। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट इज देयर, बट उनके पास इतनी पावर नहीं होती है एज कंपेयर टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। State government and local government, they get the power not from the constitution but from the central government. आप इस बात की डेप्थ समझने की कोशिश करिए कि जैसे आपको मैंने बताया था फेडरलिज्म में पेरेंट्स 100 रुपीज देके गए हैं बड़े को और 60 देके गए हैं छोटे को। ये फेडरलिज्म है। यूनिटरी फॉर्म में उन्होंने बड़े को ही दे दिए हैं, से फॉर एग्जांपल 200 रुपीज, और जो यंगर वन है जब जरूरत हो तो वो बड़े से लेगा। और आपको पता है कि अगर यंगर वन लेगा तो बड़ा जो एल्डर चाइल्ड है वो क्या कहेगा, कभी वो जितने मांगेगा उतने वो देगा नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ। और एक्चुअली में देखिए एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जब भी एसएसटी पढ़े उसको विजुलाइज करें ह्यूमन रिलेशंस के साथ। बिकॉज कंट्रीज की माउंटेन रिवर कंट्रीज को नहीं चलाती हैं, इंसान चलाते हैं। जो पावर में है उसकी नेचर का पॉलिसीज के ऊपर हमेशा इम्पैक्ट पड़ेगा। whosoever is there in power, चीफ मिनिस्टर कोई है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी पॉलिसीज का कंट्री की पॉलिसीज पे। एंड बहुत एग्जांपल्स आपके सामने हैं ही कि मोदी जी के आने से इंडिया की इमेज पे कैसे फर्क पड़ा है। ऐसा नहीं है कि इंडिया पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, इंडिया यूज्ड टू एग्जिस्ट अर्लियर आल्सो। पर आप देखिए जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका, हेड ऑफ द स्टेट मीन्स जो नॉमिनल नहीं, जो रियल हेड ऑफ द स्टेट है उसके पॉलिसीज का, उसके स्वभाव का बहुत ज्यादा अंतर होता है। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद दिस व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आप देखिए इंडिया को अगर हम कहें तो फेडरलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है। पावर जो मिलती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, वो अदरवाइज पावर नहीं मिलती है। लेट अस बिगिन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन था, बहुत ज्यादा पेनफुल रहा ये पार्टीशन। इसके बारे में आप काफी पिक्चर सीरियल देख चुके होंगे। एंड सून आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रिंसली स्टेट्स दे बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक यूनियन है जिसमें स्टेट्स हैं, और उन्होंने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया था। बट इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। उन्होंने फेडरेशन वर्ड नहीं यूज किया, बट इंडियन यूनियन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि उन्होंने फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड कि इंडिया जो है वो फेडरलिज्म है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बस ये बोला दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये बोला उन्होंने कि इंडिया को उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया। अब कुछ फीचर्स जो हमने अभी डिस्कस किए थे तो हम देख सकते हैं दैट the apply to the provisions of the Indian Constitution. Constitution originally provided two tier form of government. Initially Constitution में ये जो थर्ड टायर है जो लोकल गवर्नमेंट का है वो बाद में ऐड हुआ था। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कॉन्स्टिट्यूशन में केवल यही था दैट यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। एंड लेटर थर्ड टायर फेडरलिज्म में ऐड किया। देखिए डेमोक्रेसी क्या होती है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक बार डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस कर दी और उसके बाद आप आराम से सो गए। नो, डेमोक्रेसी मीन्स जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं ऐसे ही डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कहते हैं डेमोक्रेसी में। जैसे इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, इसमें दो वर्ड यूज होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप कैसे इंग्लिश ग्रामर अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बाय प्रैक्टिसिंग।
आप इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? बाय रीडिंग, एंड इन द सेम वे आप प्रैक्टिसिंग करके आप अपना डेमोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग होती है. द मोर एंड मोर पावर इज बीन गिवन टू सिटीजन्स, द मोर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी विल बिकम. सो इन केस ऑफ फेडरेशन दीज डिफरेंट टायर्स, इनकी अलग अलग जुरिस्डिक्शन है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने बताई थी. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, सबसे पहले तीन लिस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में. लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, और वो सब्जेक्ट्स क्या हैं आप अपने, मैं आपको लिख के बता रही हूँ. ये सब्जेक्ट्स जो हैं अभी एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, आप मिडिल क्लासेस में पढ़े होंगे. देखिए, यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स. यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, जैसे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं आपके, इसका मतलब इसका रेफरेंस ये है टॉपिक्स. 97 सब्जेक्ट्स और इसका रेफरेंस है दैट इतने टॉपिक्स हैं. अब ये टॉपिक्स नेशनल इंपॉर्टेंस के. कभी आपने सुना है, आप थोड़ा एक सेकंड के लिए सोचिएगा, कभी आपने सुना है कि अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिफेंस मिनिस्टर हैं? नहीं. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, दे आर ऑल विद द यूनियन गवर्नमेंट. ये सब मैटर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास हैं. And union government only can make laws on the subjects mentioned in the union list. अब हम आते हैं स्टेट लिस्ट के ऊपर. स्टेट लिस्ट में स्टूडेंट्स देयर आर 66 सब्जेक्ट्स. और स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया टॉपिक्स 66 हैं. दैट लोकल इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जांपल पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब. जैसे इरिगेशन है, एग्रीकल्चर है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एग्रीकल्चर का. देखिए, अलग एक किसान बिल आया था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी, पर एग्रीकल्चर के ऊपर लॉ बनाने का राइट जो है वो केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास है. अलग अलग स्टेट की देखिए सॉइल अलग होती है, एग्रीकल्चरल क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. तो ऐसे पुलिस, आप देखिए, जैसे कुछ कुछ स्टेट्स की पुलिस के बारे में फेमस है कि वो बहुत एफिशिएंट है या बहुत खराब है, लाइकवाइज. तो पुलिस स्टेट के अंडर होती है. तो ये स्टेट लिस्ट में. अब स्टेट लिस्ट में क्या प्रॉब्लम क्या है, दैट स्टेट लिस्ट में फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन, ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं. और both union as well as state government can make laws on the subjects mentioned in the list, but कोई conflict होता है तो law made by. अब state list का आपको समझ में आ गया. now about after that आप ये देखिए, स्टेट लिस्ट में एक बार आपको और बता देती हूँ उसके एग्जांपल्स आपको. दैट स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरा अधिकार होता है कि वो इस पे अपने लॉ बना सकती हैं. बट इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट देयर इज अनदर लिस्ट विच इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है? कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर दोनों ही लॉ बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कॉन्करेंट लिस्ट. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, दोनों मतलब स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, बट कॉन्करेंट लिस्ट. और इसके सब्जेक्ट्स होते हैं 47. देयर आर 47 सब्जेक्ट्स इन कॉन्करेंट लिस्ट. इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट बोथ यूनियन एज वेल एज स्टेट they can make laws on the subjects mentioned in the concurrent list, but in case of conflict, law made by the union government will prevail and not law made by the state government. मतलब हमारा क्या कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर लॉ बनाने की पावर दोनों के पास है, पर अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं प्रिवेल करेगा. देयर इज अनदर लिस्ट. Now what about subjects that do not fall? अब देखिए, तीन लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट फॉल नहीं करता है तो क्या होगा? There is another list and that is called the residuary subjects. Residuary subject, residuary का मतलब होता है एक्स्ट्रा.
वैसे इंग्लिश में अगर बोले रेसिड्यू, एक्स्ट्रा। रेजरी पावर्स मतलब एक्स्ट्रा पावर्स। किसके पास होंगी एक्स्ट्रा पावर? एक्स्ट्रा पावर के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दैट विद द चेंजिंग ऑफ टाइम, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था? 1950 में। आप इम्प्लीमेंट हो गया था, एग्जीक्यूट हो गया था। अब इतने साल बाद आप देखिए कभी ना कभी चेंजेस आती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लॉ, कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव आएगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। और ऐसे इन्यूमरेबल लॉज जो हैं वो आ चुके हैं, चेंजेस आ चुके हैं। आप देखिए एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको एग्जाम्पल। नेशनल फ्लैग पहले आप देखिए कार्स पे तो नहीं लगा सकते, नेशनल फ्लैग ऐसे हॉइस्ट करना भी जो है एक ऑर्डिनरी नहीं कर सकता था हॉइस्ट। अब आप देखिए लोग नेशनलिज्म का एक एक्सप्रेशन है, चीक्स पे भी लगाते हैं, टी शर्ट्स पहनते हैं, कैप्स पहनते हैं, घरों पे आपने तिरंगा लगाया इस बार मोदी जी के एक आह्वान पे। तो ये पहले अलाउड नहीं था। द चेंज इट केम एंड दिस विद दिस चेंज कॉमन मैन, हाँ कार पे आप तिरंगा बाहर नहीं लहरा सकते, अंदर अपने डैशबोर्ड पे आप रख सकते हैं। तो कार पे नहीं, कार पे कुछ इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज के ही जो है वो उन्हीं की कार पे होता है। सो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है रेजरी सब्जेक्ट्स की। अब देखिए नेक्स्ट, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड रेजरी, ये मिला के एक क्वेश्चन बनता है जिससे आप कह सकते हैं दैट अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो आप उसमें ये आंसर लिख सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड पावर इन 4 लिस्ट। और हमेशा प्लीज स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। अब रेजरी का एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आईटी के बारे में 1950 में कुछ नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी नहीं पता था। उससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं आप देखिए वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस दैट आर फॉर्म बाय होल्डिंग टुगेदर, आप देखिए जितने भी जो सेकंड टाइप की, इंडिया की कमिंग टुगेदर नहीं है, होल्डिंग टुगेदर है। सभी के पास सेम पावर नहीं होती, कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर है। और इसमें पहले जम्मू कश्मीर का नाम आता था स्टूडेंट्स, अब नहीं आता बिकॉज आर्टिकल 370 को हटा दिया है। सम स्टेट्स लाइक आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनके पास एक अलग से स्पेशल पावर है एंड अंडर सर्टेन प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371। आर्टिकल 370 प्लीज याद रखिएगा, आर्टिकल 370 अपने पास नोट कर लीजिएगा। वो इट वाज रेफरिंग टू फॉर जम्मू एंड कश्मीर, और अब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। तो उसके बारे में लॉ बनाने की पावर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ये जो स्टेट्स हैं इनके पास कुछ स्पेशल पावर हैं, और वो स्पेशल पावर सर्टेन प्रोविजंस ऐसा कहते हैं कि ड्यू टू उनके सोशल और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस स्पेशल पावर्स इनको दी गई हैं। एंड इधर इंडिजिनस पीपल हैं, मतलब कुछ ट्राइबल्स भी हैं यहाँ पे, एंड अपनी लैंड का उनके पास राइट है। उनका कल्चर, उनका एम्प्लॉयमेंट में प्रेफरेंशियल पॉलिसी होगी, जब भी गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयमेंट होगी तो उन जो वहां के रेजिडेंट्स हैं उनको पहले एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। एंड ये इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, वो आसाम में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में जमीन नहीं खरीद सकते। पहले ये प्रोविजन जम्मू कश्मीर में भी था पर अब नहीं है। सिमिलर type provisions exist in some other states of India as well. Now, ये एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे आते हैं। देयर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनियन जिसके पास बहुत कम पावर, यूनियन टेरिटरीज। आप ये एक इससे क्वेश्चन बनता है हाउ यूनियन टेरिटरीज आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड। यूनियन टेरिटरीज बहुत कम पावर होती हैं एंड दीज आर द एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट which could not be merged with any of the existing states. ये एरियाज हैं लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली, एंड देयर आर अदर यूनियन टेरिटरीज। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इनके ऊपर लॉ बनाएगी। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन। एंड दिस शेयरिंग ऑफ पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब बेस है। जैसे मैथ्स में कुछ बेसिक चीजें होती है ना, आपके साइंस हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ बेसिक्स होता है। तो दिस इज द बेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस
that sharing of this power between central and the state government is basic to the structure of constitution. Parliament cannot on its own, Parliament अपने आप से change नहीं कर सकता. Any change to its has to be first passed by both the houses of Parliament. और वो भी 2/3 मेजोरिटी. 2/3 मेजोरिटी का परसेंटेज आप निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. एंड देन it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. Now judiciary plays a very important role. Last is that what is the role of judiciary in federalism? Judiciary सबसे important role play करता है. कभी भी सेंटर और स्टेट के बीच में conflict होता है, ऐसे केसेस डायरेक्टली जुडिशरी में जाते हैं. वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में हुआ हो, ऐसे कोई भी केसेस हैं, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं. इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं. यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट वो अपने रिसोर्सेज बाय टैक्सेस, वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो इनकर कर सकते हैं, पावर है उनके पास, और गवर्नमेंट के पास पर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं उनकी. अभी भी आप देख लीजिए दिल्ली में कुछ एक्साइज ड्यूटी को लेके कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है. तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक what makes India a federal country ये समझ में आ गया होगा. And please, I am new to this YouTube channel. Experience है, पढ़ाने का है, YouTube पे नहीं है. I am new and I request you कि सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जितना भी हो सके उसे शेयर करिए. And I will get motivation and I will keep on uploading more and more videos, general and related to my subject also. So please do subscribe, like and share. Comment box में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिए. Thank you students.